नई विश्व व्यवस्था में G7 की भूमिका, रोल ऑफ G7 इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है। अब तुम्हारा में आकाश, तुमने दोबारा लिखा है इससे क्या? एक बार लिखा था ना शायद। नहीं सर, वो एससीओ वाला था सर ना, एससीओ का भेजा था आपने, अच्छा। क्वेश्चन था एससीओ का। ओके ओके। तो शांतनु लिखा नहीं है तो अभी इस पे क्या? सर मैं सर तो लिखित सर हम्म। सर आउटलाइन पूरा कर लिया था, बस लिखना थोड़ा सा बाकी रह गया, आज थोड़ा बिजी था। क्या उसको सोचा? अभी कंप्लीट ही कर रहा हूँ। क्या स्ट्रक्चर क्या बनाया, क्या फ्रेमवर्क बनाया? सर स्टार्टिंग जैसे आपने अभी मैंने मैसेज देखा था तो स्टार्टिंग वहीं से किया। मेन चीज सर ये समझना था कि जैसे पेपर में आ रहा है G20, तो वो तो सिंपल सिंपल आ रहा है, पर आपने जो दिया था कि नई विश्व व्यवस्था में, तो मेरा फोकस पूरा उस नई विश्व व्यवस्था में देखने पर था कि किस तरह यूएस G7 पर फोकस कर रहा है और बाकी देश कर रहे हैं। और फिर थोड़ा सा पहले ये पोर्शन उठा दिया था, फिर उसके बाद G7 से कैसे रसिया हटा और इस समय रसिया कैसे इस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और अमेरिका रसिया और चाइना वगैरह ये सब पूरा मतलब पूरा इन सब चीजों को इम्पैक्ट करके ही पूरा बनाया हुआ था। जानबूझ करके मैं एक डायमेंशन जोड़ दिया करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं सीधा सीधा पूछा, अगर उसने थोड़ा सा एप्लीकेशन और कुछ कर दिया या थोड़ा और डीप में पूछ लिया। आज ही यूपीएससी मेंस दे रहे कुछ स्टूडेंट्स के साथ मेरी चर्चा हो रही थी कि विवेक सत्य को खोज निकालता है, विजडम फाइंड द ट्रुथ। 2019 का यूपीएससी का ऐसे, तो ऐसे ऐसे यहाँ नहीं पूछे जाते। उसके पीछे कारण यह है कि 3 ऐसे लिखना होता है 3 घंटे में। ऐसे ऐसे लिखेंगे तो पता चलेगा इसको ओपन करने में ही 800,000 वर्ड खर्च हो गए। लेकिन फिर भी क्या पता मूड का, अगर करंट अफेयर या जिसको बोलते हैं अ, एक मूर्त किस्म का ऐसे है, तो इससे हट करके थोड़ा सा अगर एनालिटिकल भी पूछ ले तो आप लोगों को तैयार होना चाहिए। अब नई विश्व व्यवस्था में G7 की भूमिका जो विषय है, इस एस्से को लिखा जा सकता है। किसी स्टूडेंट ने पूछा था उसमें कि G7 इस वाले निबंध में क्या अप्रोच होना चाहिए। तो दो चीज़ें तीन चीज़ें अगर पता हो तो कर सकते हैं। मैं आपको फ्रेमवर्क बता देता हूँ सबसे पहले, फिर आप लोग पॉइंट मुझे बताओ और मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे जो पहला आएगा इंट्रो के बाद में, नई विश्व व्यवस्था क्या है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। एक्चुअली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दो कॉर्नर्स में बहुत चर्चा किया जाता है। एक पॉलिटिकल कॉर्नर है जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हमें लिखना है, और दूसरा है कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है, और वो आज नहीं 50-60 साल से चलती है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे दिखा कि ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरी मानने वाले सामान्य लोग नहीं, बहुत बड़े बड़े थिंकर्स, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स मानते हैं कि भाई दुनिया में ढेर सारी गवर्नमेंट्स, सिर्फ व्यक्ति नहीं, गवर्नमेंट्स, स्कॉलर्स, बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंसिया, ये सब एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसी विश्व व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं जिसमें एक ही गवर्नमेंट होगी। पूरा विश्व जो है एक ही गवर्नमेंट के अंडर आएगा, और वो गवर्नमेंट कुछ अथॉरिटेरियन, कुछ तानाशाह किस्म की होगी, और ऐसी तानाशाही वाली व्यवस्था लाने की पूरी दुनिया में कोशिश हो रही है। और कुछ केबल्स का हवाला दिया जाता है, कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है कि ढेर सारे गवर्नमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। पता नहीं कितना सच है, बट वो कंस्पिरेसी थ्योरी है, जस्ट आपको बता दिया। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में नई विश्व व्यवस्था कैसे है, पहला विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद, जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे, क्या नाम उनका यार, वुडरो विल्सन थे उस वक्त। वुडरो विल्सन ही थे ना 14 के बाद? अमेरिका का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रपति कौन था? ये सर उससे विल्सन ही था। हाँ, वुडरो विल्सन ही सर, वो जो हुआ था ना, क्या नाम है, लीग ऑफ यूनाइटेड वाला नेशन। सर स्थापना। हाँ, तो लीग ऑफ नेशंस वगैरह जब एस्टेब्लिश किया गया, यस सर, वही तब एक वही। कहा गया कि भाई, अमेरिका कह रहा था कि वंस द वॉर इज ओवर द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल टेक प्लेस। तो विश्व व्यवस्था नहीं हो जाएगी जैसे ही युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद फिर दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तब डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप कंट्रीज कहने लगे कि अब नया वर्ल्ड ऑर्डर आएगा जहाँ पे कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाएगा, उपनिवेश खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे, रेसिज्म खत्म हो जाएगा। तो ये नई विश्व व्यवस्था होगी। यूनाइटेड नेशन, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की बात की गई नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए।
फिर 80s का डिकेड आया, एक नई बहस होने लगी कि क्यों ना हम दुनिया को ज़्यादा ओपन करें, ज़्यादा इंटीग्रेटेड करें, कनेक्टेड करें, नई विश्व व्यवस्था, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं। तब जो गार्ड था उस समय, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसको ख़त्म करके WTO की बात होने लगी। डेवलप्ड कंट्रीज का जब स्वार्थ खत्म हो गया, अब वो फिर से प्रोटेक्शनिज्म की तरफ आ गए। ऐसे ही फिर सोवियत संघ जब डिजॉल्व हुआ, तब मिखाइल गोर्बाचोव मिलने गए G7 के कंट्रीज के साथ, और मिलने के बाद में ये तय हुआ, मैं अभी मिखाइल गोर्बाचोव का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, कि वो कहते हैं कि जो नयापन नहीं सीख सकता, जो नया नहीं शुरुआत कर सकता, वो दुनिया का और जीवन का अल्फा और ओमेगा भी नहीं जानता, मतलब ABCD भी नहीं जानता। मिखाइल गोर्बाचोव कहीं ना कहीं सोवियत संघ के पतन के लिए जिम्मेदार माने जाते रहे हैं, और कहा जाता है कि जब उनका भी निधन हुआ लास्ट ईयर, तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उनको यथोचित सम्मान तक नहीं दिया, क्योंकि पुतिन को लगता है कि गोर्बाचोव रूस के इतिहास में विलन के रूप में है। तो गोर्बाचोव ने नई विश्व व्यवस्था को डेवलप करने के लिए, स्पेशली पोस्ट कोल्ड वार, जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ उसके बाद, अमेरिका के साथ मिल करके एक नई शुरुआत की, और 1997 का जो समिट हुआ, उसमें इसी नई विश्व व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पहली बार रूस को औपचारिक रूप से G7 में शामिल कर लिया गया, और फिर वो G8 हो गया। अनफॉर्चुनेटली वो नई विश्व व्यवस्था जो मिखाइल गोर्बाचोव ने बताया था कि नई विश्व व्यवस्था के लिए अब हम एक साथ आएंगे, वो नई विश्व व्यवस्था अगले ही 2 साल में बदल गई। जैसे ही इराक पे इन्वेजन हुआ अमेरिका का, अफगानिस्तान में इन्वेजन हुआ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होगी, G7 ने अपना मैंडेट ने अब नई विश्व व्यवस्था बनाएंगे, डेमोक्रेटिक, लिबरल, प्लुरलिज्म जहाँ पे होगा, जहाँ पे टॉलरेंस होगा। वो सब तो ठीक था। 5 साल भी नहीं बीता कि 2007-8 की मंदी आ गई, और 2007-8 की मंदी जब आई, तो फिर से G7 ने क्या कहा, तब तक G8 बन चुका था, आपको पता ही है, रूस के आ गया था कि अब फिर से नई विश्व व्यवस्था पैदा होगी। और ये नई विश्व व्यवस्था कैसी होगी, अब इसमें सिर्फ G8 नहीं, बल्कि अब और डेवलपिंग इकोनॉमीज को भी हम मिलाएंगे साथ। उनके कर्जे माफ़ करने शुरू कर दिए इन लोगों ने, उनके साथ ज़्यादा अच्छे संबंध रखने शुरू कर दिए। तो फिर से एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का शुरुआत हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल थेरी 1914 से, 1914 से, कि किस तरह से 1914 से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और ये ऑफिशियल टर्म्स में यूज किया जाता है, ऐसे इनफॉर्मल नहीं है। नई विश्व व्यवस्था का जिक्र 1914 से हो रहा है। 14 में हुआ, 39 में हुआ, 45 में हुआ, फिर 70s में हुआ जब वो ऑयल क्राइसिस हुआ, जब G7 एक्चुअली आया था, फिर 90s में हुआ, पोस्ट सोवियत संघ कहानी बता चुका। तो ये टर्म यूज होता ही आ रहा है। और 2007-8 की जो क्राइसिस थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, लेमन ब्रदर्स की जो क्राइसिस थी, उसके बाद फिर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हुई, और G7 ने, G8 ने G20 का एक हिसाब से प्रमोशन किया। बन तो पहले ही गया था 97 के आसपास। अब वो सब तो ठीक था, लेकिन ISIS का फिर से उभार हुआ, पूरी दुनिया रेडिकलाइजेशन की तरफ गई, माइग्रेशन बहुत अचानक से बढ़ गया, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ गया। तो किसी वेस्टर्न कंट्री ने तो नहीं कहा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हम डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उन्हीं का किया धरा था, लेकिन कहने में एक अनुमान लगाया जाने लगा कि भैया प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, अब ग्लोबलाइजेशन और इंटीग्रेशन का समय बीत चुका है। अमेरिका फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत जैसे कॉन्सेप्ट चलने लगे। अरब कंट्रीज ने भी कोटा सिस्टम लागू कर दिया। लेकिन वो सब तो ठीक था। 2014-15 के बाद, स्पेशली जब ट्रंप आए 2016 में, तो ट्रंप ने बहुत ज़्यादा रिजिड, अल्ट्रा हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिसी अपनाई, और विश्व व्यवस्था में जो एलाइड का मॉडल था, अलायंस का मॉडल था, अमेरिका ताकतवर इसलिए नहीं है दुनिया में कि अमेरिका बहुत अजेय है बाकी दुनिया से, बल्कि अमेरिका पिछले 100 सालों से जिस मॉडल पे काम कर रहा है वो है उसका एलाइड मॉडल, अलायंस मॉडल। अमेरिका के जो सहयोगी हैं वो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, यूरोप से लेकर के अफ्रीका तक,
हर कोई कहीं ना कहीं आपको अमेरिका का सहयोगी मिल जाएगा। हर एरिया में, हर कॉन्टिनेंट के किसी न किसी आइलैंड पे अमेरिका का बेस मिल जाएगा आपको। और इसकी वजह से अमेरिका को हरा पाना आसान नहीं रहा है। लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई जब G7 की ही मीटिंग में ट्रंप ने चाइना के साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर के, या टैरिफ इम्पोज करने को लेकर के, या फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी को लेकर के, या प्रोटेक्शनिज्म को लेकर के, जिस तरीके से टकराव हुआ उनका, और फिर वो चाइना के साथ टकराव में बदल गया। और आपको पता है कि चाइना के साथ $100 बिलियन की टैरिफ लाद दी थी अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने। फिर चाइना के साथ एक तरफ ट्रेड वार चल रहा था, और एक तरफ एक हिसाब से कहा जा सकता है कोल्ड वॉर 2.0 भी चल रहा था। तब ऐसा माना जाने लगा कि अब वो चीन चीन नहीं रहा जो अमेरिका का पिछलग्गू था, या अमेरिका जो कहता था यस मैन करता रहता था। अब चीन भी असर्ट कर रहा है। और स्पेशली जो सी जिनपिंग है, अमेरिका चीन में आपको पता होगा उनके अपने अपने कैलेंडर, उनके चीनी तरीके से होते हैं। कभी ड्रैगन आता है, कभी कुछ आता है। तो जिस तरीके से चीन में सी जिनपिंग के कार्यकाल के दौरान असर्टिवनेस शो किया गया पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेकर के, फॉरेन पॉलिसीज को लेकर के, इसकी वजह से लगभग ये तय हो गया कि दुनिया के साथ उसका टकराव होने वाला है, और स्पेशली अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ। दूसरी तरफ क्या हुआ कि सप्लाई चेन में जो चीन का हिस्सा है वो बढ़ने लगा, तो आर्थिक महाशक्ति भी चीन बढ़ने लगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी चीन ने काफ़ी निवेश किया, तो उस क्षेत्र में भी हुई वगैरह 5G सबसे पहले लेकर के आए, वहाँ भी टकराव देखा जाने लगा। तो ये होने लगा कि अब जो विश्व व्यवस्था है उसमें मिलिट्री, इकोनॉमी और सहयोग, इन तीनों स्तरों पर चीन की तरफ मामला शिफ्ट हो रहा है। तो दुनिया को लगा अब तो चीन ओवरटेक कर लेगा, और जीडीपी में ज़्यादा डिफरेंस बचा नहीं था, तो लगा जीडीपी तो पक्का ओवरटेक कर लेगा, और तकनीकी और इन सब मामले में भी चाइना आगे जा रहा है। मिलिट्री में तो काफ़ी अच्छा कर ही लिया है। लेकिन तब तक पता लगा कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो चीन की जो इमेज थी वो डिस्टॉर्ट हो गई। अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बहुत बुरी तरह से खराब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप तो चीनी वायरस कह के बोलते रहे काफ़ी समय तक। और यहाँ तक कहा जा रहा है, एक व्हाइट हाउस के स्टाफ ने बताया कि एक समय में तो ऐसा आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पे अटैक करने का आदेश दे दिया था। बाद में सलाहकारों ने बोला ऐसा मत कीजिए। तो वो पगला कुछ भी कर सकता है, लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो चीन विश्व व्यवस्था को अपने पाले में, अपने टेबल की तरफ खींच रहा था, नई विश्व व्यवस्था बन रही थी, 2020 के कोरोना के बाद वो बदलती दिखाई दे रही। क्यों? आज ही का आर्टिकल है, अरविंद सुब्रमण्यम जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। आज मैंने अपने मेन ग्रुप में काफ़ी से ढेर सारे आर्टिकल पोस्ट किए। पिछले एक हफ्ते के मैंने आर्टिकल उठाए, और जो जो इंपॉर्टेंट थे उन सबको मैंने कैटेगराइज करके और डाल दिया उसमें जो जो काम का पॉइंट था। तो वो कहते हैं कि भाई चीन से मोह भंग हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन वो भारत के पक्ष में नहीं आ रहा है। जितना इन्वेस्टमेंट भारत में आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। और उसके पीछे वो मेनली 2-3 कारण गिनाते हैं। पहला कारण वो कहते हैं गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अच्छी नहीं है। वो कहते हैं कि पॉलिसी में एक हिसाब से अनियमितता है, कभी कुछ कभी कुछ। और वो उदाहरण देते हैं वोडाफोन और केयर्न का एग्जाम्पल, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का एग्जाम्पल। दूसरा कहते हैं कि गवर्नमेंट का दखल बहुत ज़्यादा है, और वो एग्जाम्पल देते हैं ईडी वगैरह के जो एक्शंस हो रहे हैं उससे, मनी लॉन्ड्रिंग के। और ये कोई दूसरा नहीं कह रहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं भारत के, एक्स एक्स सीई है अरविंद सुब्रमण्यम। और तीसरा कारण बता रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है उसको, पहला ही लाइन एक्चुअली कैवलियर करके एक वर्ड यूज करते हैं, इन्वेस्टर है उसको लग नहीं रहा है कि उसको उतना रिटर्न मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। इसकी वजह से वो आ तो रहा है लेकिन उतना पर्याप्त रूप से आ नहीं पा रहा है। फिर वो बताते हैं किस तरीके से ग्रोथ मॉडल भारत का रहने वाला है। इसलिए वो आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अब चीन कोरोना के बाद से कमज़ोर पड़ा है। सप्लाई चेन में उसकी भूमिका कम हुई है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जैसा प्रोजेक्ट भारत में चल रहा है, इसे पूरी दुनिया ने भी सेल्फ रिलायंस हासिल करने के लिए, वो जर्मनी जो हमेशा चीन पर डिपेंडेंट रहा तमाम चीज़ों के लिए, अब वो चाहता है कम से कम बेसिक नेसेसरी जो नीड्स हैं उनके लिए खुद ही घर में प्रोडक्शन करें, ताकि कोरोना जैसे किसी आपात स्थिति में सप्लाई चेन से संकट ना पैदा हो, जिससे कोई डिमांड सप्लाई की समस्या ना खड़ी हो। और डिमांड सप्लाई की समस्या, महंगाई इतनी बड़ी समस्या है कि 14 सालों से कंजर्वेटिव, अभी मेरे एक यूपीएससी जो मेंस दे रही है दोस्त, उसने मुझसे पूछा कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, टोरी गवर्नमेंट जाने के पीछे आप कौन से प्रमुख कारण देखते? मैंने उसको 3 कारण बताए। पहला कारण तो 14 साल से एंटी इनकम्बेंसी थी, 14 साल से एक ही सरकार थी कंजर्वेटिव पार्टी की। दूसरा जो मैंने प्रमुख कारण बताया वो बताया कि भाई रसिया और यूक्रेन का जो वार का इफेक्ट रहा, इतनी ज़्यादा महंगाई
बढ़ गई थी यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में, कि वो कंट्रोल नहीं हो पाई और इसकी वजह से अंत में सरकार कोलैप्स कर गई। और तीसरा कारण कि ब्रेक्जिट के बाद में ब्रिटेन में अस्थिरता का जो माहौल रहा और कंजर्वेटिव पार्टी में जो लीडरशिप की क्राइसिस रही। आप सोचिए कि किस तरीके से पहली बार 2014 में डेविड कैमरून चुन करके आते हैं इस भरोसे के साथ कि बहुत बदलाव करेंगे, और देखते देखते इतने प्राइम मिनिस्टर चुने गए कि बोरिस जॉनसन पे तो करप्शन तक के चार्ज लगे। लिज ट्रुस जो प्रधानमंत्री कुछ महीने के लिए थी, वो अपना चुनाव हार गई इस इलेक्शन में। तो किस तरह से ब्रिटेन के पॉलिटिक्स ने शेप लिया। तो बात कर रहे हैं चीन की, कि चीन अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है, उसका स्लोप ग्राफ नीचे जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अगर ये सफल हो जाएगा तो सिल्क रूट के बाद दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रूट होगा, सबसे बड़ा इकोनॉमिक लेन होगा। और उसके लिए चाइना ने न मालूम कितने बिलियन डॉलर का लोन दे डाला, डेप्ट ट्रैप की पॉलिसी उसने अपनाई। और उसी चीन का सबसे करीबी राष्ट्रों में से एक इटली, जिसने सबसे पहले उसकी मेंबरशिप ली थी BRI की, वो बाहर हो गया। नेपाल खुद को अलग कर रहा है, बांग्लादेश आना नहीं चाह रहा है। तो ये सारे जो इवोल्यूशंस थे पिछले 2-3 सालों में, इससे फिर से एक बार नई विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा था कि पिछले 100 साल में कम से कम 6 बार नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है। अब हर बार नई वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात की जा रही है, तो अभी वाला वर्ल्ड ऑर्डर पिछले वाले वर्ल्ड ऑर्डर से किस तरह से अलग है, ये मेन प्रश्न है। और जो नई विश्व व्यवस्था में G7 की भूमिका में नई विश्व व्यवस्था है ना, उसके पीछे मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या, किस किस तरह से और कब कब इसको प्रयोग किया गया। तो अगर अभी करंट की बात करें, 2024 की बात करें, तो 2024 के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में 4-5 चीज़ें। पहला, इकोनॉमिक शिफ्ट पहले अमेरिका से चीन की तरफ हुआ, अब चीन से छोटे छोटे देशों की तरफ, वियतनाम की तरफ, बांग्लादेश की तरफ, भारत की तरफ हो रहा है। भारत छोटा देश नहीं, लेकिन इकोनॉमिक तौर पे हम बता रहे हैं आपको, तो इधर शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस है, जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वो एक समय था, आपको बताया, कोल्ड वार के पहले की सिचुएशन, कोल्ड वार के बाद की सिचुएशन। अभी की सिचुएशन ऐसे है कि अमेरिका और उसके एलाई सिस्टम इतने ज़्यादा मजबूत हैं अब भी, कि वर्ल्ड ऑर्डर में अब भी उन्हीं का दबदबा है। लेकिन चीन ने एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है अपने मिलिट्री और अपने स्ट्रेटेजिक पावर की मदद से, और स्पेशली अब एक एक्सिस डेवलप हो रहा है, और वो एक्सिस है चीन प्लस मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज। और इसमें ईरान एक बड़ा प्लेयर है, रूस अब आ गया है साथ में, और अभी बेलारूस आ गया है। तो जब मैंने आपको SCO वाला क्वेश्चन दिया था, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन देने का कारण ही यही था कि किस तरह से चीन अपना जो बैलेंस है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपने पाले में रखना चाहता है। और इसकी वजह से वो अपने पसंद के जो राष्ट्र हैं, उनको वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा लाना चाहता था। उसके पसंद के राष्ट्र कौन है? उसके पसंद के राष्ट्र ऑफकोर्स ईरान होगा, पाकिस्तान होगा। लेकिन वो रूस, जो चीन का सबसे करीबी मित्र है, वो ये नहीं चाहता है कि चीन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाए। तो रूस ने कहा कि तुम पाकिस्तान ला रहे हो तो हम भारत को लेकर के आएंगे, तुम ईरान को ला रहे हो तो हम बेलारूस को लेकर के आएंगे। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखो कि एक ही साथ एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, एक दूसरे के दोस्त भी हैं। चीन और रूस आपस में सबसे करीबी मित्र भी हैं, तो SCO को लेकर के दोनों के बीच काफ़ी तनाव भी है, क्योंकि रूस नहीं चाहता है कि सेंट्रल एशिया में उसके बैकयार्ड में चीन आकर के और कब्जा कर ले, जबकि चीन चाहता है कि दुनिया की मैं ही एक दूसरी सबसे बड़ी पावर हूँ, और रूस तो हमारे पीठ पर बैठ करके अभी अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अकेले रूस की हिम्मत नहीं है अमेरिका के खिलाफ मुकाबला करने की, तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये वर्ल्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके एलाई से शिफ्ट होकर के मल्टी एलाइड वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन उस वर्ल्ड ऑर्डर में भी न मालूम कितने फ्रेगमेंटेशन है, न मालूम कितने अविश्वास हैं, न मालूम कितने इंटरनल डायनामिक्स काम कर रहे हैं। सीधा सीधा तौर पे देखा जाए तो ये बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए था, अमेरिका और चीन। लेकिन चीन की स्थिति कमजोर होने के कारण अब क्या हो रहा है कि बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स डेवलप हो रही हैं। एक तरफ नाटो है, दूसरी तरफ अब SCO है, या फिर रूस का जो सिक्योरिटी ट्रीटी है उनकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि फिलहाल के लिए कोई भी पुख्ता विश्व व्यवस्था दिखाई नहीं देती है। ट्रांजिशन फेज चल रहा है विश्व व्यवस्था का, जिसमें एक सुपर पावर है और ढेर सारे
बैलेंसिंग पावर्स। बैलेंसिंग पावर्स में भारत भी आता है, बैलेंसिंग पावर में जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, ब्राज़ील और अफ्रीकन कंट्रीज भी है, स्पेशली अफ्रीकन यूनियन। जब इस तरीके से सुपर पावर वर्सेस बैलेंसिंग पावर्स का गेम चल रहा है, तो दुनिया किस तरफ जाएगी? दुनिया डिवीजन की तरफ जाएगी, दुनिया कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएगी, दुनिया कम इंटीग्रेशन, कम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाएगी, जो ऑलरेडी डब्ल्यूटीओ की बर्बादी से दिख रहा है आपको। डब्ल्यूटीओ लगभग आजकल, आप अखबारों में कुछ पढ़ते हो आजकल? नहीं पढ़ते होगे। डब्ल्यूटीओ लगभग खत्म हो रहा है ठंडे बस्ते में, कोई बात भी नहीं करता डब्ल्यूटीओ की। आपस में लोग समझौता कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई पूछ भी नहीं रहा डब्ल्यूटीओ को, भाड़ में जाओ, ऐसा हो रहा है। तो ये नई विश्व व्यवस्था है। पुरानी से कैसे भिन्न है? आपको पहले 15 मिनट में बताया पुरानी से कैसे भिन्न है, पुराना कैसा था। अब थर्ड डायमेंशन होगा, फिर G7 क्या है। नई विश्व व्यवस्था में G7 की भूमिका में, नई विश्व व्यवस्था हमने डिफाइन कर लिया, पुराने से कैसे भिन्न है ये बता दिया। अब फिर बताना है G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7 क्या है। तो ग्रुप ऑफ 7 पे 3-4 मिनट पहले बात कर लेते हैं। साल था 1975, 75 या 73, आई थिंक 73 था। और वहां पे अमेरिका में, अच्छा, एक आपने सुना होगा सेल गैस। सेल गैस तो सबको पता ही होगा। तो इस समय दुनिया में सेल गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट कर रहा है। और ये ज़्यादा समय की बात नहीं, पिछले 10-15 सालों में ही सब डेवलप हुआ है। भारत भी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, बट उसके अपने पोल्यूशन और टेक्नोलॉजी की कमी है भारत में। तो इतनी टेक्नोलॉजी ज़्यादा है नहीं कि भारत उसका बहुत सस्ता तरीके से उत्पादन कर सके, इसकी वजह से भारत बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अमेरिका ने वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है अभी, जिसकी मदद से वो बहुत शेल गैस लार्ज स्केल पे अब प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और कॉस्ट बहुत कम हो गया है। लेकिन ये स्थिति अमेरिका की हमेशा नहीं थी। अगर एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी की सप्लाई अमेरिका में इतनी ज़्यादा होती, तो इराक पर इन्वेजन कभी नहीं होता, इराक पर अटैक कभी नहीं होता। तो 1973 में, 70s के डिकेड में क्या हुआ, ये वही साल था, ये वही स्थिति था जब भारत में पहली बार ये महसूस किया गया कि हम ऑयल पे, ऑयल इंपोर्ट पे इतना डिपेंडेंट हैं अरब कंट्रीज़ के साथ, ये अच्छी बात नहीं है। तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है वगैरह है, वो तभी एग्जिस्टेंस में आई। तो एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो गई, क्योंकि अचानक से अरब कंट्रीज ने अपने जो रेट थे तेलों के, उसको 3 से 5 गुना तक बढ़ा दिए थे। ऊपर से एशियन प्रीमियम भी लाद दिया। तो इस एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो उस समय थे, निक्सन, उन्होंने अपने दोस्तों को कॉल किया, फ्रांस को कॉल किया, ब्रिटेन को कॉल किया, रिश्तेदारों को, मैं तो रिश्तेदार मानता हूँ इनको, दोस्त हैं ही नहीं, 3-4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले सब एक ही घर के खानदान के रहे होंगे, तो क्या ही दोस्त हैं। तो रिश्तेदारों को फ़ोन किया कि भाई इससे निपटना है, कैसे करना है। और इनके 2-3 दोस्त सीधे व्हाइट हाउस पहुँचते हैं और वहाँ पे गप्पे होती हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 75 में ये 6 लोग मिल करके, और उसी समय कनाडा भी जुड़ जाता है, तो ये 7 लोग हो जाते हैं। और 7 लोग मिल करके कहते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर को डील करने के लिए, वर्ल्ड क्राइसिस को डील करने के लिए, एनर्जी क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने के लिए हम साथ में काम करेंगे। ऐसा होता है, लेकिन तभी निक्सन पे स्कैंडल का आरोप होता है और पद से हट जाते हैं। जापान में भी अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी आती है। फ्रांस में भी सरकार चली जाती है। ब्रिटेन में अल्पमत की सरकार थी, वो भी चली जाती है। तो देखते देखते 5 सालों के अंदर ही ये जो G7 का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोई फॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं था, फॉर्मल कोई सेक्रेटरीट इसका नहीं था, लेकिन फिर भी ये विचार बचता है, जिंदा रहता है, और आने वाले समय में फिर से इसकी मीटिंग होती है। और सबसे बड़ा इसको ब्रेक थ्रू तब मिलता है जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, सोवियत संघ कोलैप्स कर जाता है। जैसे सोवियत संघ कोलैप्स हो जाता है, वैसे ही ये सारे दोस्त मिलकर के नाचने लगते हैं कि भाई मजा आ गया। और इन्हीं लोगों ने मिखाइल गोर्बाचोव जैसे नेताओं को सपोर्ट किया था रूस में, जिससे कि सोवियत संघ को ठीक से डिसइंटीग्रेट किया जा सके। और मिखाइल गोर्बाचोव को ये लोग कुछ ज़्यादा ही इन्विटेशन और एलोरमेंट करते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव इन लोगों के पाले में शामिल होता है, और फिर साल होता है 1997 का, जब रूस को परमानेंट मेंबरशिप दी जाती है G7 की, और अब ये ग्रुप हो जाता है G8। फिर उसके बाद रूस इसमें शामिल रहता है। साल 2014 में नीदरलैंड एक जगह है जहाँ पे एक समिट हो रहा था एनर्जी एजेंसी का, और हेग में उस समिट के दौरान ही लोगों को पता चलता है कि रूस ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया है, हमला कर दिया है यूक्रेन पर।
2014 में यूक्रेन पर जब हमला किया था क्रीमिया को हड़पने के लिए रूस ने, उसी समय ये लोग आनंद फानंद में मिलते हैं, हेग में ही अपनी मीटिंग बुलाते हैं और रूस को सस्पेंड कर देते हैं। रूस को सस्पेंड कर देते हैं और साल 2014 की बात है। 2-3 सालों बाद, शायद 2017 में या कुछ ऐसे, रूस खुद ही कहता है कि भाई भाड़ में जाओ तुम, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे ग्रुप से खुद ही अलग हो जाते हैं। और उसके 1 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे थे। पहली बार कितने सालों बाद कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरीके से तारीफ कर रहा था रूस की और पुतिन की। तो डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को बहुत पसंद करते थे और मानते थे कि बहुत स्मार्ट लीडर है और उसको वापस शामिल कराना चाहते थे। तो ये प्रस्ताव डोनाल्ड ट्रंप ने रखा, लेकिन G7 के बाकी राष्ट्रों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और यही वजह थी कि 2018 का जो G7 का मीटिंग था जो फ्रांस में हुआ था, वहाँ पर पहली बार कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं निकल के आया था और पहली बार G7 में इतना विभाजन देखा गया। और फिर उसके बाद G7 का अभी लेटेस्ट जो समिट हुआ है अपुलिया में, इटली में, वहाँ पे ये देखा गया कि फिर से वही जो पुरानी बातें थी कि भाई वर्ल्ड को कैसे हम ज़्यादा स्टेबल और पीसफुल बना सकते हैं, फूड सप्लाई कैसे बेहतर कर सकते हैं, माइग्रेशन को कैसे टैकल कर सकते हैं और यूक्रेन वाले इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 पॉइंट निकल करके वहाँ पे मेनली आए। तो G7 की ये हिस्ट्री हो गई। नया वर्ल्ड ऑर्डर आपको हमने बता दिया। अब डायमेंशन है G7 पहले क्या करता था और नए वर्ल्ड ऑर्डर में इसकी क्या भूमिका होगी। तो G7 पहले क्या करता था? पहले G7 ने क्या किया? इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल किया 1970s में, एनर्जी क्राइसिस को हैंडल किया 1970s में। फिर उसके बाद कोल्ड वार के समय में ज़्यादा संगठित रहा, अमेरिका की उसने मदद की। फिर कोल्ड वार के बाद जो ट्रांजिशन रहा रूस के साथ, उसमें इसने मदद किया। रूस को मेंबर बना लिया ताकि रूस के साथ कोई कन्फ्लिक्ट, कोई नया झगड़ा शुरू ना हो। उसके बाद 97 में जब एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस फील की गई, तब G7 ही वो ग्रुप था जिसने कहा कि अब अकेले काम नहीं चलेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज की, ताकि डिमांड वहाँ पे ज़्यादा हो सके, मांग ज़्यादा हो सके। मांग ज़्यादा होगा तो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो धीरे धीरे ये इकोनॉमिक क्राइसिस कम हो जाएगी। और ऐसा सोचने के बाद लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा जो कर्जे दिए थे इन G7 कंट्रीज ने, वो माफ़ कर दिए डेवलपिंग कंट्रीज के। सारे कर्जे माफ़ करने के बाद G20 का जब कॉन्सेप्ट आता है, तो G20 को एक हिसाब से G7 का समर्थन ही हासिल था और ऐसा माने जाने लगा कि अब G20 2007-8 के लेमन ब्रदर्स क्राइसिस के बाद में लगभग G7 को रिप्लेस कर चुका है। लेकिन फिर देखा गया कि G20 में चीन और भारत जैसे देश रूस की मदद से, ब्राज़ील की मदद से खुद को असर्ट कर रहे हैं, क्योंकि G20 की जब भी मीटिंग होती थी तो उसी के पैरेलल ब्रिक्स की भी मीटिंग हो जाती थी। तो देखा गया कि ये जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, वो कहीं ना कहीं G7 को चैलेंज कर रहे हैं। और ऐसा फ्रांस के पेरिस के कॉप समिट में भी देखा गया कि डेवलपिंग इकोनॉमीज, स्पेशली भारत और चीन, और उसमें रूस भी शामिल हो जाता था, अमेरिका के वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करना शुरू करता था। जब क्लाइमेट इशू आता था, जब सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की बात होती थी, या कोई कॉमन इशू होता था जिसमें अमेरिका अपनी मनमानी करना चाहता था, तो G7 की भूमिका धीरे धीरे दबने लगी, कम होने लगी G20 के सामने। लेकिन फिलहाल के लिए भारत में G20 जब हुआ तो G20 बहुत डिवाइड दिखा। भारत पहले की तरह अब चीन के पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि गलवान क्राइसिस के बाद में भारत अब चीन के साथ नहीं दिखना चाहता, अमेरिका की तरफ ज़्यादा है। रूस ने यूक्रेन पर जिस तरीके से अटैक किया कि जो बाकी राष्ट्र हैं G20 में, अब वो भी रूस के साथ नहीं दिखना चाहते, चीन के साथ नहीं दिखना चाहते। इसकी वजह से अब G20 में जो एक दो ग्रुपिंग्स थे, दो ग्रुप थे, जिसमें एक तरफ डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, दूसरी तरफ डेवलप्ड इकोनॉमीज थे, अब वो ग्रुपिंग देखने को नहीं मिल रहा है। अब उसमें अमेरिका की वर्चस्वता एक बार फिर से स्थापित हो गई और इसकी वजह से G7 फिर से हाईलाइट हो गया, क्योंकि G20 में भी वही ग्रुप मजबूत हुआ है जो G7 में है। तो फिर से कहीं ना कहीं G7 का जो महत्व है, जो रिलेवेंस है, वो वर्ल्ड ऑर्डर में फिर से उभर करके आया है। और उसके सबसे नमूना देखना पड़ेगा आपको अभी जो इटली में सम्मेलन हुआ, कि किस तरीके से G7 ग्रुप ने, G7 समूह ने एक स्वर से रूस का जो पूरा एसेट था लगभग $400-500 बिलियन का, उसको फ्रीज करके और उसी में से इंटरेस्ट निकाल करके $50 बिलियन उठा करके यूक्रेन को दे दिया। तो ये बहुत बड़ा कदम था ऐसा करना, कि $50 बिलियन उठा करके यूक्रेन को दे रहे हैं उसमें से। तो G7 अब ज़्यादा मजबूत है, अब कम डिवाइडेड है, ज़्यादा इंटीग्रेटेड है और इसकी वजह से अब वो असर्ट कर रहा है। तो पहले क्या किया उसने? एनर्जी क्राइसिस, वर्ल्ड ऑर्डर, कोल्ड वार,
G20 का फॉर्मेशन, ये सब किया। अब क्या कर रही है, क्या भूमिका निभा सकती है? तो पहली सबसे बड़ी भूमिका, जो अपुलिया में ज्वाइंट कम्युनिकेशन हुआ, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस नोट हुआ, उसी को आपको एग्जाम में लिख के आ जाना है। सबसे पहले तो किस तरीके से वार क्राइसिस को हैंडल करेंगे ये लोग, वार क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दूसरा, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके पीछे कारण क्या है। G7 में जितने भी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, उन सब की जो टोटल पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन का सिर्फ 10% है, लेकिन उनके पास जो वेल्थ है वो दुनिया की वेल्थ का 50%। तो पूरी दुनिया की वेल्थ का जिसके पास 50% है, वो निश्चित तौर पर इकोनॉमिक क्राइसिस को मैनेज करने के लिए या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो अब ये माना जाने लगा है कि G7 दुनिया में जो फूड क्राइसिस, स्पेशली जो पिछले साल में फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़े, जिसकी वजह से भारत जैसे बहुत बड़े फूड प्रोड्यूसर देश को भी गेहूं की एक्सपोर्ट बंद करनी पड़ी, और अपने कुछ मित्र राष्ट्रों को, स्पेशली जो मिस्र जैसे राष्ट्र थे, उनको कोटा सिस्टम लगा करके कुछ कुछ फूड सप्लाई करना पड़ा। तो फूड क्राइसिस से निपटने के लिए अच्छा सप्लाई चेन और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की भी शुरुआत हो सकती है, उसमें मदद कर सकता है G7। वर्ल्ड ऑर्डर में जो एक असंतुलन पैदा हो गया है, इजराइल और अरब कन्फ्लिक्ट हो गया है, अब्राहम अकॉर्ड ठंडे बस्ते में है, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की भूमिका कमजोर हो गई है, चीन लगातार असर्ट कर रहा है, भारत और चीन के साथ विवाद है, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फेल हो रहा है, पाकिस्तान और चीन के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, पाकिस्तान अब चीन की तरफ एक तरफा नहीं दिख रहा है, बल्कि पाकिस्तान ने शरीफ गवर्नमेंट के अंदर अमेरिका के साथ भी रिश्ते इंप्रूव करने शुरू कर दिए। यूरोप में भी जो डिवीजन देखा जा रहा था, जिसमें इटली चीन की तरफ था, जर्मनी चीन की तरफ था, फ्रांस चीन की तरफ था, इंडो पैसिफिक पॉलिसी का विरोध करते रहे ये लोग, और आज स्थिति यह है कि वहीं जर्मनी, वहीं इटली, वहीं फ्रांस अब ज्यादा अमेरिका के करीब दिख रहा है। तो अब वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी को लेकर के, जियो पॉलिटिक्स को लेकर के, अब अमेरिका फिर से मजबूत होगा और ज्यादा स्टेबिलिटी देखी जा सकती है, या यूं कह लो कि चीन अब कंपेरेटिवली कमजोर हो सकता है। तीसरा है सप्लाई चेन। कोरोना की स्थिति में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम दिखा, लेकिन दिखा, वो था सप्लाई चेन का। तो फ्री एंड इंडो पैसिफिक पॉलिसी और जो दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग का हब कहा जाता है चीन, ये दो ऐसे मेजर इशू थे जो कोरोना में सबसे ऊपर आए। तो फ्री एंड इंडो पैसिफिक पॉलिसी में कोई विवाद नहीं है, लगभग सभी यूरोपियन राष्ट्र फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अपना चुके हैं। रही बात सप्लाई चेन की, तो वो चीन जो दुनिया के लगभग 25% ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग पे अपना कंट्रोल रखता था, अब सप्लाई चेन के नाम पर दुनिया की जो कंपनीज हैं वो China+1 का विस्तार कर रही हैं, और इसका उदाहरण आप एप्पल आईफोन वगैरह को देख लीजिए कि वो चीन के साथ साथ और भी राष्ट्रों में अपने बेस स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, वियतनाम वगैरह में, भारत में। तो अब सप्लाई चेन में डाइवर्सिटी लाने के लिए दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बाहर के देशों में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सप्लाई चेन में बेहतरी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रदान करना, वार क्राइसिस को रोकना या उसे कम करना, वर्ल्ड ऑर्डर को थोड़ा सा मजबूती देना, ये 4-5-6 ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो G7 की भूमिका तय करती हैं वर्तमान विश्व व्यवस्था में। अब अगला जो डायमेंशन होगा कि भाई चुनौतियां भी तो कुछ होंगी, ऐसा तो है नहीं कि G7 ऐसा चाहेगा और सब हो जाएगा। तो क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो सबसे पहला चैलेंज, पहली चीज तो G7 के जो राष्ट्र हैं आपस में ही डिवाइडेड रहते हैं, आपस में ही स्वार्थ स्वार्थ खेलते रहते हैं। और दूसरा कि G7 की पॉपुलेशन है सिर्फ दुनिया की 10%, और G7 जितने हैं उसमें कंट्रीज हैं वो सब डेवलप्ड कंट्रीज। तो उनकी कही गई कोई बात पूरी दुनिया के लोग माने, ऐसा जरूरी नहीं है। भले लोगों की आमदनी कम है, इकोनॉमी कमजोर है, लेकिन 90% पॉपुलेशन तो G7 के अलावा रहती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा गया साल 2015 में, जर्मनी में G7 की समिट चल रही थी और लगभग लाखों लोग सड़क पर उतर आए, और मैं जर्मनी की बात कर रहा हूँ। लाखों लोग सड़क पर उतर आए ये विरोध करने के लिए कि G7 के मुट्ठी भर देश, मुट्ठी भर राजनेता अब दुनिया का भविष्य तय करेंगे, क्लाइमेट के नाम पे, एनवायरनमेंट के नाम पे, इकोनॉमी के नाम पे, ये हमारा भविष्य तय करेंगे। ये कौन होते हैं? ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या? दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या? तो ढेर सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता और ढेर सारे आम जनता, नेटिजन्स सड़क पर उतर आए G7 के खिलाफ। एक चीज तो तय है कि G7 ताकतवर तो है आर्थिक और सैन्य रूप से, लेकिन G7 की जो स्वीकार्यता है, जो एक्सेप्टेंस है, जो उसकी लेजिटिमेसी है वर्ल्ड ऑर्डर में, वो नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए। तो चुनौतियां ये पेश होंगी। पहली चुनौती होगी कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन
माइनॉरिटी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है G7। दूसरा, G7 की एक्सेप्टेंस नहीं है सोसाइटी में, लेजिटिमेसी कमजोर है उसकी। दो, तीसरा, G7 बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन डिलीवर नहीं करता है। इसके पहले भी G7 के ही कुछ राष्ट्रों ने मिलकर के बिल्ड बैक बेटर का कॉन्सेप्ट चलाया था। ब्लू डॉट ब्लू डॉट कह रहा हूँ, बिल्ड बैक बेटर के बाद में वो सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए भारत के साथ जापान, अमेरिका ये सब सहयोग कर रहे थे अफ्रीका में अच्छा सीलन डेवलप करने के लिए, वो भी नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं जो G7 के कंट्रीज हैं वो बहुत स्वार्थी हैं, उनका अपना जो स्वार्थ है वो हावी हो जाता है, जिसकी वजह से वो रिलायबल नहीं। फिर युद्ध की ऐसी स्थिति है कि G7 के कंट्रीज आपस में ही युद्ध को प्रमोट करते हैं। रूस के साथ भारत का तो युद्ध नहीं है, डेवलपिंग नेशन का तो युद्ध नहीं है। रूस का युद्ध किससे है? रूस वर्सेस रेस्ट ऑफ द G7 है। वो यूक्रेन युद्ध नहीं लड़ रहा है, एक्चुअली वो युद्ध लड़ रहा है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ हमारा डायरेक्ट युद्ध भी ना हो, डायरेक्ट हमारे के साथ उनका वार भी ना हो, और किस तरह से हम यूक्रेन की मदद करके प्रॉक्सी की तरह रूस को कमजोर कर सकते हैं। और एक बार रूस बर्बाद हो गया, कमजोर हो गया, तो फिर चीन अगला निशाना होगा उनका। इसकी वजह से वो बिलियंस ऑफ डॉलर की जो सप्लाई है वो यूक्रेन को दे रहे हैं। यूक्रेन को 99% सप्लाई कहाँ से आ रहा है? इन्हीं G7 कंट्रीज से आ रहा है। ब्रिटेन ने हथियारों की और पैसे से मदद किया, अमेरिका ने लगभग 50% से ज़्यादा मदद किया। तो ये कह सकते हैं कि जो दुनिया में युद्ध की स्थिति है वो दुनिया की प्रॉब्लम नहीं है। एस जयशंकर बहुत सही कहते हैं कि भाई जो यूक्रेन का प्रॉब्लम है इंडिया का प्रॉब्लम कैसे है? अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता था वो कहते थे इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। इंडिया का इंटरनल कुछ होता था आतंकवाद तो कहते थे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो यूक्रेन का प्रॉब्लम भारत का प्रॉब्लम कैसे? ये प्रॉब्लम तो हम पे थोपा जा रहा है ना। दैट्स वाई हम कोई साइड नहीं ले रहे हैं। ये G7 का प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने ही नाटो के माध्यम से यूक्रेन को उकसाया और आज प्रॉक्सी के तौर पे उसका उपयोग कर रहे हैं रूस के खिलाफ। तो G7 की जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो उनका रिकॉर्ड है, वो कहीं ना कहीं बदलते हुए विश्व व्यवस्था में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेबिलिटी से ज़्यादा इनस्टेबिलिटी पैदा करेंगे, भरोसा को कम ही करेंगे। आगे की राह क्या हो सकती है? वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? तो पहला वे फॉरवर्ड तो है कि भाई G7 नहीं, G20। ऑलरेडी G7 ने G20 को प्रमोट किया था, बनाया था, और इसका उद्देश्य यही था कि दुनिया माइनॉरिटी कंट्रीज के सहारे नहीं चल सकती। दुनिया ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड और इंटीग्रेटेड हो रही है, तो दुनिया में ज़्यादा देशों का से होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक क्राइसिस, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों से हम निपट सकते हैं। तो G7 की बजाय G21 होना चाहिए, और G21 क्यों, G30 होना चाहिए, G50 होना चाहिए। दुनिया के देशों का जितना ज़्यादा प्रतिनिधित्व होगा किसी संस्था में, वो संस्था उतनी ही ज़्यादा सर्वाइव करेगी, उतनी ही ज़्यादा फ्लॉरिश करेगी। नंबर एक। दूसरा, G7 को रोड़ा लगाने की बजाय, अड़ंगा लगाने की बजाय फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए। जैसे कि WTO में रिफॉर्म्स अगर रुका हुआ है तो G7 की कंट्रीज की वजह से रुका हुआ है। IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो मसला है सबसे बड़ा WTO में रिफॉर्म का, वो G7 की वजह से रुका हुआ है। सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म नहीं हो रहा है, G7 की रुकावट की वजह से हो रहा है। तो क्योंकि एक राष्ट्र दूसरे का कहीं ना कहीं विरोध कर रहा है। तीसरा, चीन के साथ या रूस के साथ G7 कंट्रीज को सीधे टकराव की बजाय मल्टीलेटरल, मल्टी अलाइंड वर्ल्ड ऑर्डर को डेवलप करने में मदद करना चाहिए। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, उनके साथ ट्रेड वार नहीं करना चाहिए, टैरिफ वार नहीं करना चाहिए। क्लाइमेट जस्टिस में इक्वल बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को अपनाना चाहिए। ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन, ज़्यादा लिबरलाइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर को डेवलप करने में मदद करनी चाहिए। नई टेक्नोलॉजी को शेयर करने में मदद करना चाहिए। जो पेटेंट मोनोपोली है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट है, या यूं कह लो कि दुनिया की जितनी भी MNCs हैं, दुनिया के भी जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब पे जो मोनोपोली है उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना चाहिए। डिजिटल टैक्स, गाफा टैक्स जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको कहीं ना कहीं सामने आने देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा होगा कि डेवलपिंग कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इनमें, और विश्व एक बेहतर जगह हो पाएगी, ज़्यादा स्थिर और ज़्यादा संतुलित विश्व हमारे सामने आ पाएगा। डायमेंशंस ये थे, और मुझे लगता है कि वैसे देखा जाए तो और कई डायमेंशन शामिल किए जा सकते हैं, पर 700-800 वर्ड लिखना है, 4-5 डायमेंशन से ज़्यादा लिख नहीं पाओगे। तो उतना ही करो जितना लिख पाओ। मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे डायमेंशन है जो आप लिख सकते हो एग्जाम में। इसमें आपको कुछ अगर सजेस्ट करना है, ऐड ऑन करना है तो आप कर सकते हो, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर मेरा